गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग 2023 के जो मेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको एक एरर यहाँ पे डिटेक्ट करना है, बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर यहाँ पे है। तो द स्पीकर्स एम्फेसिस इज ऑन प्रेजेंट डे प्रॉब्लम दैट आर बीइंग फेस्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। इसमें जो बताया है गलती आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो द एम्फेसिस यहाँ पे जो लिखा है द स्पीकर्स एम्फेसिस, उसकी जगह पे द एम्फेसिस ऑफ द स्पीकर, द एम्फेसिस ऑफ स्पीकर होना चाहिए। तो आंसर बनेगा इसमें आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान सा सवाल है ये। दूसरा क्वेश्चन, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें आपको बताना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस की बात करनी है। तो ऑलरेडी ये चूंकि पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो आपको एक्टिव वॉइस बताना। जहां कहीं पे भी बाय होम टर्म होगा तो ये पैसिव वॉइस में फिर वर का आपने इस्तेमाल करा, वर यू टॉट, तो ये अपने आप को दिख रहा है पैसिव स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे बाय होम की जगह हम जब बनाते हैं तो इसको सब्जेक्ट के तौर पे जब आप लोगे तो होम का क्या बनेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म। होम ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है और इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हु। तो अब देखिए हु से तीन है, 1, 2 और 3। अब इन तीनों में देखना आपको टेंस कौन सा यूज करा गया है, तो सिंपल पास्ट यूज करा गया है। तो सिंपल पास्ट के लिए आप टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट यूज करोगे तो आप देखो सिंपल पास्ट कहां यूज हुआ है, हु टॉट यू इंग्लिश, हु हैज टॉट यू इंग्लिश, हु हैड टॉट। तो ये हो गया परफेक्ट प्रेजेंट का और ये हुआ परफेक्ट पास्ट का। आपको क्या चाहिए, सिंपल पास्ट, तो आंसर हुआ इसका ए, हु टॉट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ये हुआ इसका आंसर। अब आप नेक्स्ट सवाल पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताना है आपको किस पोर्शन में गलती है। तो देखिए, वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर। बिफोर जब भी हम बात करते हैं ना तो पास्ट के टाइम को डिनोट कर देता है। किसको डिनोट करता है, ये पास्ट के किसी टाइम को डिनोट करेगा और उसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट हम तभी यूज करते जब ये यहाँ पे बिफोर टर्म यूज नहीं हुआ होता, या यस्टरडे या बिफोर या डे बिफोर, ऐसा कोई भी जो एडवर्ब ऑफ द पास्ट टाइम जब आप यूज कर लेते हो ना तो उस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब मेरा साफ है, अगर आपने बोर्ड पे लिखा ही हैज, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूसरा देता हूं, ही हैज गॉन टू दिल्ली और यस्टरडे आपने लगा दिया या डे बिफोर लगा दिया आपने, तो ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पे यूज कर लिया। ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां पे टाइम मेंशन करा। इस सेंटेंस में भी हमने टाइम मेंशन कर दिया है, इसीलिए जो है यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट की जगह सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होगा। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग हुआ। यहां पे ही हैज गॉन की जगह आपने लिखना है ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो गलती इसमें हो गया हैज सीन में, तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर दोगे। तो थर्ड में हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब जो है फोर्थ में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ का। देखिए फोर्थ में, सेलेक्ट द सेंटेंस विच गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को फेस करना बावजूद इसके कि वो बड़ा ही डिफिकल्ट या अनप्लेजेंट हो। कोई भी एक सिचुएशन फेस करना जो कि बहुत ही अनप्लेजेंट या डिफिकल्ट हो जिसको फेस करना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बाइट द बुलेट। तो इस कि कौन से, ये जो इडियमेटिक एक्सप्रेशन है बाइट द बुलेट, इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, फेस या डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इनमें से किस किस सेंटेंस में ये लिख के आ रहा आपको, जैसे डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद सर्जरी। मैंने पेन होने के बावजूद सारा ने डिसाइड करा, पेनफुल है सर्जरी, उसके बावजूद गो अहेड, शी वेंट अहेड विद सर्जरी। तो इसमें भी हुआ ना, पेनफुल या डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए वो एग्री हो गई। ओके, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यही आंसर होगा। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिए, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। तो ये तो पानी, इसमें कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। चाइल्ड प्लेड इन द पार्क, डिफिकल्ट टास्क नहीं है। द शेफ प्रिपेयर्ड द डिलिशियस, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आंसर हुआ ए, बाइट द बुलेट। सो बाइट द बुलेट का मतलब कि किसी भी डिफिकल्ट या अनप्लेजेंट सिचुएशन को डील करना, दैट इज बाइट द बुलेट। चलिए
नेक्स्ट पे आप आ जाइए. Select the option that rectifies the underlying part of the given sentence. In case no correction is needed, no. इसमें आपको बताना. Ashoka was not only a great warrior but also a very wiser ruler. अब यहाँ पे आप देखो वेरी लिखा है आपने और वाइजर टर्म यहाँ पे यूज करा है. इसको अंडरलाइन किया हुआ, इसमें गलती आपको बताना. वाइजर यहाँ पे करेक्ट है या नहीं. तो जैसे आपने आपने आ टर्म लिखा है, आ लगाया है, तो आ तो रूलर के लिए आ गया. वेरी जो टर्म आप यूज कर रहे हो इसके लिए यूज कर रहे हो, और रूलर जो कि नाउन है उसको कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव. तो वाइज यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाइजर जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म में है. तो वाइजर का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पे हो नहीं रहा है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एक क्वालिटी की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं. दूसरी बात, यहाँ पे वेरी भी लगा हुआ है, तो वेरी के बाद ऐसे भी आप जो कंपैरेटिव डिग्री आप यूज नहीं कर पाओगे, तो वहां पे आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करना पड़ेगा. तो वाइजर की जगह वाइज आएगा. तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका ये वाला, सी वाला. सो वॉज अ वाइज रूलर, ही वॉज अ वाइज, अशोका वॉज अ वाइज रूलर. ये इसका आंसर बन गया. अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में. दिस इज द बुक होम आई वॉन्टेड टू बाय. अब देखो होम जो टर्म है ये एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. हर रिलेटिव प्रोनाउन का एक एंटीसीडेंट होता है. इसका एंटीसीडेंट है दिस इज द बुक, मतलब बुक एंटीसीडेंट हुआ. और अब एक बात मालूम है, ग्रामर क्या बोलता है? जब कभी भी कोई भी थिंग होगा ना, ऑब्जेक्ट होगा या थिंग होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी थिंग, उसका एंटीसीडेंट के तौर पे जब यूज करोगे ना, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन इसके बाद आता है ना, वो क्या आएगा? विच आएगा. या कुछ केसेस में आप दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हो. वो का इस्तेमाल किसी भी सूरत में हम नहीं करेंगे यदि थिंग या ऑब्जेक्ट एंटीसीडेंट के तौर पे जब हम यूज करते हैं. तो अब यहाँ पे बुक जो है वो थिंग हो गया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हो गया. तो वो जो भी रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए आएगा वो कभी भी होम नहीं हो सकता. होम तभी आएगा जब यहाँ पे एंटीसीडेंट के तौर पे ह्यूमन बीइंग हो. यहाँ पे ह्यूमन बीइंग हो, पर्सन्स होता तो हम यूज करते हु का, है ना, या होम का. तो इसीलिए होम काट दिया आपने और आप लिखो दिस इज द बुक विच आई वॉन्टेड टू बाय. तो विच, अब यहाँ पे किसको करेक्शन करना है? होम. ये गलत होगा. आंसर ए वाले को करेक्ट करना है आपको. होम काट के होम की जगह विच का इस्तेमाल आपको करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. डिस्पाइट देयर डिफिकल्ट डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियंस डिसाइडेड टू डैश एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड. मतलब हुआ आपस में मतभेद होने के बावजूद दो नेताओं ने यह डिसाइड करा कि हमें साथ काम करना है फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के, समाज के कल्याण के लिए, मुल्क के कल्याण के लिए हमें साथ करना है, काम करना है. ये दो नेताओं ने डिसाइड करा. इसके बावजूद कि उन दोनों में आपस में क्या चल रहा है? डिफरेंसेस है, मतलब मतभेद है. तो अब आप वहां पे क्या यूज करोगे? आप काम तभी करेंगे ना जब आपस थोड़ा सा एक फील टुगेदर, वर्क टुगेदर करने के लिए कुछ ना कुछ एक हार्मनी का होना बहुत जरूरी होता है. तो इसमें से कौन सा जो है वर्ड या फ्रेज इस ब्लैंक में, इडियम, एप्रोप्रिएट इडियम यहां इन्होंने लिखा है, कौन सा इडियमेटिक एक्सप्रेशन इन चारों में से फिट बैठेगा? बेरी द हेचिट, bark up the wrong tree, burn the midnight oil, or blow off the stream. तो bark up the wrong tree बिल्कुल नहीं. burn the midnight जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना. bark up the wrong tree का मतलब होता है गलत जगह पे किसी को संबोधित करना. और bury the hatchet का मतलब होता है आपसी रिलेशन, आपसी जो मतभेद है उसको भुला देना. तो इसका मतलब हुआ bury the hatchet का मतलब हुआ sink the differences. sink the differences, जो आपस में मतभेद है उन मतभेद को भुला देना. तो आंसर हुआ ए. इसका आंसर हो गया आपका ए. ए इज द करेक्ट आंसर 7th का. अब आप बात करिए 8th का, 8 नंबर क्वेश्चन. 8 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच. ही सेड 2 and 2 make 4. अब आप देखो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें इन्होंने सिंपल पास्ट यूज करा. रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट यूज करा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है लिखा हुआ. फाइन. अब जब हम इसको टेंस इसका हम स्पीच चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, लेकिन कुछ जगहों पे चेंज नहीं होता है. मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको हम चेंज करते हैं यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, लेकिन इस जगह पे आप चेंज नहीं करोगे. उसकी वजह है ये यहाँ पे हम एक
मैथमेटिकल फैक्ट या एक ट्रुथ जो कि वेरीफिएबल या साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ जब होता है, जब कभी भी साइंटिफिक ट्रुथ, मैथमेटिकल फैक्ट्स या कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है तो उसका टेंस हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए आप मेड जो आपने यूज करा ये गलत हो गया। तो अब आप इनको इन दोनों में देखना है, सेड है, यहां भी सेड है, यहां पे सेज है, तो ये भी कट गया, आंसर हो गया ए। तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी नरेशन करिए ना, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आप उसके टेंस को कभी भी चेंज मत करिए। इसके बावजूद कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, और अगर यहाँ पे वो यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स दैट थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे। अब यहां पे क्या बात करी जा रही है कि एक ग्रेट आइडिया होगा यहां पे। ओके, अब इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे किसके लिए आप यूज कर रहे हैं? आप इट थॉट के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब यहां पे क्या कहा जाए, भैया वेट करो, उस पे होल्ड करो, सो होल्ड ऑन टू दैट थॉट। सो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। होल्ड ऑन हम करते हैं जब कभी किसी भी चीज को कहते हैं वेट करने के लिए सेंस में, जैसे आप बोलते आप बहुत ज्यादा बोलते हो, कोई बोलता है होल्ड ऑन, या कभी आप कोई फोन पे कन्वर्सेशन भी करते हुए बोलता है प्लीज होल्ड ऑन, तो इसलिए अब होल्ड ऑन का वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। सो यहां पे आपने क्या यूज करना है, होल्ड ऑन टू दैट थॉट, उस थॉट को मेंटेन करे रहो, उस पर रुके रहो, उस पर काम करते रहो, क्योंकि ये कल को एक बहुत ही ग्रेट आइडिया बनेगा। तो आंसर हुआ आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, यू यूज एन टू स्टीयर अ बोट। बोट को स्टीयर करने के लिए, मतलब छोटी सी नौका जो होती है, नाव जिसको आप कहते हो, उसको स्टीयर करना मतलब उसको चलाना, उसको चलाने के लिए आप क्या यूज करते हो, ओर का यूज करते हो ना। तो आंसर हुआ ओ ए आर, ओर। ये जो और है ये ग्रामर का कंजंक्शन का पार्ट है, और ये और है आयरन ओर वगैरह जब आप यूज करते हो उसके लिए यूज करते हैं। और ये पतवार बोलते हैं, जो बोट को चलाने के लिए छोटा सा पतवार होता है, उसके लिए इंग्लिश में हम ओर टर्म यूज करते हैं, ओ ए आर, ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 11। रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक डैश स्टेडीली फ्रॉम द चिमिनी। चिमिनी से स्मोक क्या करेगा, स्मोक, रॉबिन देखता रहा क्या, स्मोक जो है चिमनी से निकलता रहा। तो रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक रोज, मतलब राइज का सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट यहां पे आप यूज कर रहे हैं, तो राइज का सेकेंड फॉर्म रोज टर्म आपने यहां पे यूज करना, एज ही द स्मोक रोज स्टेडीली फ्रॉम द चिमनी। आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट वन, the girl was dash as she was drenched in the rain। the girl, अब drenched का मतलब क्या होता है, भीग जाना। तो पूरी तरह से कोई भी अगर बारिश में भीग जाए तो वो कैसा होगा भाई, तो वो कोल्ड तो नहीं होगा, टाइट बोल्ट कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हो गया इसका कोल्ड, क्योंकि बारिश के पानी में कोई भीग गया है। तो द गर्ल वॉज कोल्ड एज शी वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन। बहुत इजी वर्ड है, बहुत आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताना है, सब्स्टिट्यूट। दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड। तो इंस्ट्रक्शन पढ़िए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द सुपरलेटिव डिग्री दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, जो इसको सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करे और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में। तो मोस्ट चैलेंजिंग हो गया ना, एक सेकंड इसमें और तो कुछ है ही नहीं सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर। तो आंसर हो गया इसका 13 का आपका डी हो गया आंसर। चलिए अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपने देखना है इसमें किस पार्ट में एरर है, और इसमें एक ऑप्शन भी है नो एरर का। दे वॉन्ट टू लिव इन द फर्स्ट फ्लोर, लिव इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। अब बताइए लिव इन द फर्स्ट फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर लिखा है कि लिव ऑन होगा, तो आंसर हो गया डी, लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। दैट्स 14th वन। अब आप आ जाओ 15th वन, 15 नंबर। 15 नंबर में आप आइए, देखिए इसमें आपको एक्टिव पैसिव करना है। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर, तो बाय द डायरेक्टर ये सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए
इत्तेफाक से एक ही सेंटेंस में डायरेक्टर लिखा हुआ और सिंपल पास्ट टेंस, तो द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर। एक सेकंड में, कि तो इतना इजी क्वेश्चन है कि इसमें आपने कुछ देखना ही नहीं है, एक ही बार देखा सिर्फ, बाकियों में कहीं डायरेक्टर लिखा ही नहीं है, खट से इस पे आपने टिक कर दिया और टेंस भी आपने चेक कर लिया कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है और यहाँ पे प्रेजेंटेड टर्म यहाँ ना इन्होंने यूज करा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपका। अब हम आएंगे 16th नंबर क्वेश्चन में। 16th नंबर क्वेश्चन में जो इन्होंने यूज करा, ही इज टॉलर एंड, अब ये टॉलर के साथ साथ जो आप यूज कर रहे हो ना, तो देखिए टॉलर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद एंड का इस्तेमाल करा, तो एंड का इस्तेमाल अगर आपने करा और पहले कंपैरेटिव है तो बाद में भी क्या आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। तो हैंडसम तो लिखा हुआ है, हैंडसम के साथ मोस्ट लगा दिया तो मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता भाई, तो ये कट गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए, मोर आना चाहिए। अब कंपैरेटिव आ गया, अब ये करेक्ट हो गया, तो आंसर हुआ सी। एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, बेहद आसान है, आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि एंड के दोनों तरफ हमेशा सेम जो सिंटैक्टिक इंपॉर्टेंस होता है वर्ड्स का, सेम सिंटैक्टिक इंपॉर्टेंस के वर्ड दोनों तरफ एंड के यूज करे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सिंटैक्टिक मतलब सिंटैक्स की जब हम बात करते हैं तो जो सिंटैक्टिक इंपॉर्टेंस इधर क्या है, ये इधर कंपैरेटिव डिग्री है, बाद में भी कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यह पॉजिटिव होता, यहाँ पे सुपरलेटिव होता तब आप यहाँ पे सुपरलेटिव लिखते, लेकिन इसमें सुपरलेटिव लिख नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे देन लगा हुआ, इसीलिए सुपरलेटिव इसमें चलता ही नहीं। इसमें हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा कंपैरेटिव। और डन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, एवरीवन शुड रेस्पेक्ट दोज पेरेंट। अब भैया कभी आपने सुना एवरीवन शुड रेस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, है ना? तो एवरीवन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, या कभी कभार हम दियर का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन एवरीवन चूंकि सिंगल एक पर्सन के लिए यूज होता है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये, इसीलिए यहाँ पे हिज का हम यूज करेंगे। सो एवरीवन शुड यूज हिज पेरेंट्स, टीचर्स, रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। तो आंसर हुआ आपका पेरेंट्स, टीचर्स, रेस्पेक्ट। दोज कहाँ लिखा है भाई, दोज, ये तो रेस्पेक्ट दोज, ये आंसर हो गया सी। सी में गलती है, यहाँ पे रेस्पेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आएगा, हिज पेरेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड टू, क्वेश्चन नंबर 18, तो अथॉरिटी पे टू एनी हीड, हीड मतलब अटेंशन, हीड का जो मतलब होता है अटेंशन है, टू द डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स। यहाँ पे एक ब्रैकेट में वर्ड ट्रिवियल लिखा हुआ है और ये ट्रिवियल का जो मतलब है वो होता है इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रिवियल आएगा, तो ट्रिवियल के लिए दूसरा वर्ड क्या, ये लिखिए, इनसिग्निफिकेंट लिखा हुआ है। इसमें और भी कुछ एक वर्ड से, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है ऑगस्ट या बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्रैंडियर जिसको आप कहते हो, ग्रैंड जिसको कहते हो। मैजेस्टिक के लिए आप क्या कहते हो, दूसरा वर्ड यूज करते हैं मैजेस्टिक के लिए, ग्रैंड या स्प्लेंडिड, एक टर्म यूज करते हैं मैजेस्टिक के लिए, स्प्लेंडिड या ग्रैंड। और कंसीटेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, वेन, वेन मतलब बहुत ही ज्यादा घमंडी या एरोगेंट, जो एरोगेंट टर्म हम यूज करते हैं ये हो जाता है आपका कंसीटेड। और इनसिग्निफिकेंट तो आपके सामने लिखा हुआ है, ट्रिवियल इशू, इनसिग्निफिकेंट इशू, उसके लिए हम यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बताना आपने कि ग्रामेटिकली करेक्ट इसमें करना है आपको। द स्टूडेंट्स ईगरली देयर वेटेड रिजल्ट। ओ, ये इन बातों को, इन चारों में से ये जो आइडिया ये कहना चाह रहे हैं, इसमें कौन सा सेंटेंस इसको प्रॉपरली ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है इन सारे वर्ड्स को। मतलब इतने सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए, इनको रीअरेंज करना है, मतलब ये समझिए कि आप इसको रीअरेंज करेंगे। तो बनाइए, रीअरेंज करते हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली वेटेड, they awaited their results, the students their eagerly, ये wrong हो गया आपका, the awaited eagerly, the eagerly एकदम बेकार, so A1 is correct, option number A is correct. The students eagerly awaited their results, और await का मतलब हो गया wait for, किसी चीज का इंतजार करना, that's awaited term यहाँ पे यूज कर रहे हो आप। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपका ये 19th। आवाज ये अब 20th में। नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सिनेमा प्रोवाइड्स ऑफ दिस यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, बताइए। सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, इसके अंदर आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में गलती है। तो देखो एक बार बताऊं मैं आपको,
सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट में यूनिवर्सल जो टर्म आपने यूज करा नहीं वो एडजेक्टिव हुआ, और एंटरटेनमेंट एक नाउन है, और यूनिवर्सल एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव में आप कभी भी दूसरा कोई वर्ड लगा के इसको और आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, मतलब कोई एडवर्ब या कोई और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। तो द मोस्ट जो टर्म आपने यूज करा है ना यहाँ पे मोस्ट टर्म, ये गलत हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, यूनिवर्सल। एन यूनिवर्सल का यूज हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पता है कि यूनिवर्सल यू से शुरुआत होता है, तो आंसर इसका बनेगा यूनिवर्सल। ना कि कुछ लोग सोचेंगे यूनिवर्सल यू है तो एन लगा, ऐसा नहीं है। साउंड से जो है वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड यू यूनिवर्सल है, इसीलिए वहां पे आ का इस्तेमाल हम करेंगे, और आंसर हो गया 20 में ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर इज अ प्लेस फॉर ग्रेन इन द बैकवर्ड। ग्रेन के लिए प्लेस फॉर ग्रेन नहीं होगा, ग्रेनरी होता जिसमें ग्रेन को स्टोर करते हैं ना, दैट इज ग्रेनरी ना। तो आपको लिखना होगा देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ ग्रेनरी इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, मतलब इस प्लेस ऑफ ग्रेन्स की जगह पे क्या लगाओगे आप, ग्रेनरी। सो देयर इज अ ग्रेनरी इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, मतलब हाउस के पीछे एक ग्रेनरी मतलब एक प्लेस होता है जहां पे हम ग्रेन को स्टोर करते हैं, तो वो आपको यूज करना है ऑप्शन नंबर ए को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शी वैसिलेट्स अ लॉट। वैसिलेट करने का मतलब होता है डिथर करना। डिथर करने का मतलब होता है जो दो आइडियाज के बीच में पेंडुलम की तरह घूमते रहना, उसको हम कहते हैं वैसिलेट करना। तो वैसिलेट का स्पेलिंग जो है ये गलत करा हुआ, डबल सी नहीं होता, वैसिलेट का स्पेलिंग ये होता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ VACILLAT, दैट इज वैसिलेट करना। ठीक है, सो वैसे बाकी सारे जो वर्ड्स जो स्पेलिंग है ना गलत है, सिर्फ ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन। इसमें तो द प्रिंसिपल सेड टू आई, द प्रिंसिपल सेड टू आई थोड़ी होता है, द प्रिंसिपल से मी, प्रिंसिपल सेज होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। द प्रिंसिपल सेड टू मी यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सेल, ये मोस्ट प्रोबेबली सही है। द प्रिंसिपल सेड टू मी होगा, टू नहीं लगाया तो आंसर हो गया सी। सेड के बाद टू लगाना पड़ेगा ना आपको, सेड के बाद टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना भाई, इसीलिए वहां पे हम यहाँ पे टू वाला ये वाला नहीं लगा सकते। यू आर द इंचार्ज ऑफ, ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ 23 नंबर। अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल। अब देखिए पानी में रिपल क्रिएट करने के लिए अ राउंडर थोड़ी होता है, थ्रो अ राउंड स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, आंसर ए हो गया। थ्रो अ मोर राउंड मतलब नहीं है, रॉन्ग हो गया। द राउंडेस्ट रॉन्ग हो गया, मोर राउंडर एकदम रॉन्ग हो गया। राउंड जो एक वर्ड है ये भी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, सो थ्रो अ राउंड स्टोन होगा, ना कि राउंडर स्टोन या राउंडेस्ट स्टोन। ऐसा टर्म स्टोन के साथ जो राउंड है उसके लिए आप यूज नहीं कर पाओगे, ये गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपका, थ्रो अ राउंड स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बाय दिस टाइम टुमारो, यहां पे आई द वर्क असाइन टू टुमारो, तो फ्यूचर परफेक्ट यूज करोगे, आई विल हैव डन, आंसर हो जाएगा डी। 25 में आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज यहां पे बाय दिस टाइम टुमारो जब आप लिख रहे हो ना तो ये फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये है, आई विल हैव डन द वर्क असाइन टू मी बाय टुमारो, दिस टाइम बाय टुमारो। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस डिनाइड। अब एक्सेस डिनाइड के लिए पैसिव वॉइस में क्या बनाओगे, किसमें कहां पे यूज करा, लेट इट बी नोन दैट एक्सेस विल बी डिनाइड, एक्सेस इज बीइंग डिनाइड, लेट द एक्सेस बी डिनाइड, और एक्सेस हैज बीन डिनाइड। तो इसमें आंसर आपको करना है लेट द एक्सेस बी डिनाइड। एक्सेस डिनाइड के लिए यूज कर रहे हो ना आप, करेक्ट, जो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव बनाना है ना इसका, तो पैसिव बनाने का क्या तरीका होता है, पैसिव बनाने का तरीका होता है जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब के पहले वर्ब टू बी होना चाहिए। तो अब आप देखो एक्सेस हैज बीन डिनाइड,
ये बीन लगा हुआ तो है लेकिन इस सेंटेंस के साथ मैच नहीं कर रहा है। एक्सेस हैज बीन, एक्सेस डिनाइड की जगह वो ये एक अभी पेपर बोर्ड पे लगा हुआ है एक्सेस डिनाइड, मतलब लेट द एक्सेस बी डिनाइड, ये बना आंसर। तो आंसर बनेगा 26 में आंसर बनेगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 27 पे। इसमें आपको बताना है किस पार्ट में गड़बड़ी है। सो दे वर मैरिड हैप्पीली, नो नो नो, हमेशा ये उल्टा कर दिया है। दे वर हैप्पीली यहां पे लगाइए आप, दे वर हैप्पीली मैरिड, ये करेक्ट बनेगा। तो आंसर हो गया आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। बी में गलती है ना, तो आंसर हो गया आपका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे आ जाइए। 28 नंबर पे, ओके, she was known for her ability to communicate effectively and express herself clearly in writing and expressing clearly in writing और speaking में जो आप यूज करते हो that is articulation। एक टर्म होता है articulate, तो articulate अगर आपने पढ़ा होगा तो articulate का मतलब क्या होता है? express clearly। articulate is to express clearly, express क्लियरली, और उसी से बनता है आर्टिकुलेशन। तो ये जो पूरी की पूरी बात हो रही है ना, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस क्लियरली इन द राइटिंग और स्पीकिंग, दैट इज आर्टिकुलेशन। तो आंसर हो गया सी। बाकी रैम्बलिंग इज टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। मंबल करना मतलब वो ऐसे बोलना जैसे किसी को सुनाई ना पड़े, वो धीरे धीरे बोलना, तुतलाना, हकलाना, ऐसे कुछ हिंदी में। और इनकोहियरेंस का मतलब होता है जो लॉजिकल नहीं है, लैकिंग कोहियरेंस, जिसमें लॉजिकल कनेक्शन मिसिंग है, उसके लिए हम यूज करते हैं इनकोहियरेंस। तो आंसर क्या हो गया? आर्टिकुलेशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें इनडायरेक्ट्स में करिए। ही सेड आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर, ही सेड दैट ही बॉट, देखिए सिंपल पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट मिल जाएगा। तो हेड लगता है, चेक करिए हेड कहाँ है, तो यहाँ पे सी में हेड है। उसके बावजूद भी मुझे एक बार इसको देख लेना चाहिए हमेशा। हमेशा जब भी हम आंसर टिक करते हैं ना, तो एक बार नजर जरूर मार लीजिए कहीं और कुछ जल्दी में कुछ गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे। तो हमने परफेक्ट तो आना ही आना है, तो एक बार देखिए, ही सेड दैट ही हैड बॉट दैट बुक फॉर हिज ब्रदर, एकदम सही साउंड कर रहा है। बाकी में ही हैज सेड दैट ही हैज है, ही बॉट है, तो एकदम से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप आ जाओ 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें जो है एक पैसेज दिया हुआ, आपको इस पैसेज को पढ़ना है। ये क्लोज टेस्ट है और क्लोज यहां से शुरू होता है। ये क्लोज टेस्ट में हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि इसके मीनिंग के जितने क्लोज आप पहुंच सकते हैं, यही हमारा पर्पस होता है, यही तो उस तरह से आपको करना पड़ेगा। The ongoing fight for social justice and equality continues to be a significant global issue। अब आप इसको ऐसे ही पढ़ के निकाल सकते हो। The ongoing fight for justice, that is social one, and equality continues to be a significant global issue। ये हमारे मन में सीधे सीधे आ गया। अब ये ब्लैंक नंबर 1 इशू बनना चाहिए। अब इशू से रिलेटेड ऑप्शन कहीं पे है, डाइवर्जेंस, ड्रिफ्ट, डाइवर्सन, फोकस। फोकस मतलब इशू, तो यहां पे हो गया फोकस, ऑप्शन नंबर सी बन गया। एक सेकंड का काम है, अगर हमने सही से पढ़ लिया, वो वर्ड हम खुद सप्लाई कर सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरह से रीड करना चाहिए, रीडिंग हैबिट्स हमारी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि वर्ड देखते ही हमारे अपने आप हम वर्ड को सप्लाई कर दें, और उसका नीचे चेक कर लें। अगर वो एग्जैक्टली जो आपके दिमाग में वर्ड आया है वो है तो वो टिक कर दीजिए, और नहीं तो उसका कोई न कोई सिनोनिम यहाँ पे लिखा होगा। जैसे यहाँ पे हमने इशू, यहाँ पे फोकस हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन, movements advocating for racial, gender and LGBT equality as well as addressing systematic discrimination and justice have momentum। I mean ये जो movement है, मतलब एक आप पूरा एक वो चला रहे हो, आंदोलन चला रहे हो। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एक आंदोलन, एक पूरा का पूरा एजिटेशन, एक आंदोलन, एक मूवमेंट चला रहे हो आप। तो वो मूवमेंट जो कि एडवोकेट करता है, मतलब सपोर्ट करता है किसको? आंदोलन जो सपोर्ट करता है किसको? रेशियल, जेंडर एंड एलजीबीटी इक्वालिटी एज वेल एज एड्रेसिंग सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड जस्टिस। जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में है या इनजस्टिस है, उसको हैंडल करने, उसको एड्रेस करने के लिए जो मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, रेशियल या जेंडर इनइक्वालिटी को के खिलाफ जो मूवमेंट चला जा रहे हैं, उसने मूवमेंट ने क्या करा है? पिछले कुछ सालों में गति पकड़ ली है, गति पकड़ ली, मोमेंटम, गेन्ड मोमेंटम, और मोमेंटम हमेशा गेन करा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आप आओगे
तो ये बनेगा गेन्ड मोमेंटम। देखो लिखा है ना गेन्ड मोमेंटम। मोमेंटम को हम गेन करते हैं। भाई आप ट्रक भी चलाते हो, कार भी चलाते हो, आपने देखा नहीं, तो शुरू में हम थोड़ा धीरे होते हैं, बाद में हमारा वो क्या होता है, मोमेंटम को वो गेन कर लेता है। सो गेन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सेकेंड ब्लैंक, थर्ड ब्लैंक में। अब थर्ड ब्लैंक में क्या है, पीपल आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर। पीपल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस बात को, इंपॉर्टेंस के, इस बात की महत्व को समझ रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स को या इंस्टीट्यूशन को डिसमेंटल करना माने तोड़ना, खत्म करना। डैश इन दैट मतलब वो इंस्टीट्यूशन, वो स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को, inequality and fostering inclusivity in all aspects of society। तो जो कि inequality को और को क्या करते हैं, वो inequality को कंटिन्यू करते हैं। आप मीनिंग देखो ना, people are recognizing the importance of dismantling structures। ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने, उसको तोड़ने, डिसमेंटल करने का इंपॉर्टेंस लोगों ने समझ लिया है। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि कंटिन्यू करते हैं, जो कि जारी रखते हैं इनइक्वालिटी को। ओके, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, टर्मिनेट इनइक्वालिटी, ये तो ऑपोजिट हो गया मीनिंग का। परपेचुएट करना, जो कंटिन्यू करते हैं। सो परपेचुएट इनइक्वालिटी एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो इंक्लूसिविटी का यहाँ पे मतलब है समाज के अंदर, जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो उसमें प्राइड ले रहे हैं, कोई किसी और कम्युनिटी का वो उसमें प्राइड ले रहा है, किसी कोई बहुत रिच है तो उसमें प्राइड ले रहा है, और वो सोसाइटी में मिक्सअप नहीं हो पा रहा। इसके लिए हम यूज करते हैं फॉस्टर इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिवनेस जिसके अंदर है, इंक्लूसिव थॉट्स, इंक्लूसिव आइडियाज को जो फॉस्टर करता है, मतलब प्रमोट करता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं समाज में, उसको क्या करने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है। इस बात को लोगों ने जान लिया है, पहचान लिया है। तो ये हो गया आपका थर्ड ब्लैंक वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे आप आ जाइए, नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ ब्लैंक, 4 ही ब्लैंक है इसमें। कॉल्स फॉर जस्टिस, यहां पे जो आप यूज कर रहे हो, कॉल फॉर जस्टिस, क्वेश्चन नंबर 33, या कॉल फॉर जस्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल opportunities have sparked conversations and initiatives aimed at creating a more equitable world. It is crucial to dash in the meaningful dialogue, engage in a meaning. It's a crucial, मतलब important. It's important to start dialogue, meaningful dialogue, challenge biases and actively promote diversity. Very nice. तो यहाँ पे engage ही लिखा हुआ है, engage लिखा हुआ, engage in meaningful dialogue, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग में इन्वॉल्व होना, चैलेंजेस को, बायसेस जो हैं समाज में, मतलब बायसेस का मतलब क्या होता है, फिर जो पार्शियलिटी है उसको चैलेंज करना, और एक्टिवली डाइवर्सिटी को, डाइवर्स आइडियाज को, मतलब जो यहाँ पे आपने टर्न पढ़ा था ना इंक्लूसिविटी, उसका ऑपोजिट होता है डाइवर्सिटी, तो उसको प्रमोट करना। ये इसीलिए आंसर हुआ इसमें आपका 33 में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट में एक पैसेज है छोटा सा, इसको हम पढ़ते हैं, और 34 नंबर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करिए। द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू बर्ड स्पीसीज हैज स्पार्क्ड एक्साइटमेंट अमंग ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि बर्ड्स को पालना, उसको पसंद करते हैं, दे लव बर्ड्स, एंड बर्ड इंथुजियास्ट। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट भी बर्ड इंथुजियास्ट ही होते हैं। तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करा है, एक डिस्कवर हुआ न्यू स्पीसीज, बर्ड का एक न्यू स्पीसीज डिस्कवर हुआ है, और उसने इस इंथुजियाज्म को, इस एक एक्साइटमेंट को क्रिएट करा है। द बर्ड नेम्ड सफायर विंग्ड वार्बलर डिस्कवर्ड इन अ रिमोट ट्रॉपिकल आइलैंड्स रेन फॉरेस्ट इज अ यूनिक बर्ड विद वाइब्रेंट ब्लू। यहाँ पे उनके फीचर्स की बात कर रहा है, उसके फेदर्स कैसे हैं, और उसका मेलोडिक सॉन्ग वो प्रोड्यूस करता है। Bird watcher and nature enthusiasts have been flocking to the island in hope of catching a glimpse of this elusive and captivating creative creature। मतलब बहुत से बर्ड वॉचर्स जो हैं और नेचर लवर्स जो हैं वो उस जगह पे फ्लॉक कर रहे हैं, मतलब पहुंच रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि वो एक झलक पा सके उस बहुत ही कैप्टिवेटिंग क्रिएचर का, बहुत ही मनमोहक, सम्मोहित करने वाले क्रिएचर को एक झलक वो पा सके। The discovery of this warbler highlights the importance of preserving and protecting habitat। मतलब
इस जो बर्ड के स्पीसीज का डिस्कवरी हुआ वो एक हाईलाइट करता है किस चीज को, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना हैबिटेट को। मतलब हैबिटेट वो प्लेस होता है जहां पे कोई बर्ड या कोई एनिमल अपने आप को क्या करता है, वो एक हैबिटेट का मतलब नर्सरी, जहां पे वो अपने आप को बढ़िया से पाल पाता है, बढ़िया से ग्रो कर पाता, जहां से वो ग्रो करता है, वो उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप प्रिजर्व करिए, आप प्रोटेक्ट करिए नेचुरल हैबिटेट को, बर्ड सेंचुरीज को या एनिमल सेंचुरीज को। ये बता रहा है कि इसके डिस्कवरी से इस बात का पता चलता है, उसको ये हाईलाइट करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, amidst the excitement surrounding the discovery of the warbler, researchers have embarked on a mission to uncover the bird's migratory pattern। मतलब अब इसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि जो रिसर्चर्स है वो उसके माइग्रेट करने के पैटर्न, कैसे वो माइग्रेट करता है, कहां से कहां जाता है, कैसे कैसे वो आता है या जाता है, उसके माइग्रेटरी पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं। इक्विप विद सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस, आजकल तो साइंस एंड टेक का जमाना है, तो सैटेलाइट से वो ट्रैक कर पा रहे हैं कि ये कहां से कहां से आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं। तो इस बात को वो साइंस एंड टेक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो। They aim to trace the journey of the species across vast distance by unraveling the migratory route and stopover locations. Scientists hope to gain insight into the challenge the winged warbler faced during the arduous journey. क्या क्या challenges वो face करते हैं, वो जो ये warbler bird जो आप जिसको discover किया गया है, वो migration के दरमियान क्या क्या challenges face करते हैं, इस बात को भी scientists study कर रहे हैं। The local community on the tropical island has embraced the एवियन रेजिडेंस विद ग्रेट एंथुजियाज्म। जो लोकलाइट्स हैं उन्होंने भी इसको बहुत बढ़िया से लिया है, बहुत पसंद किया इस बात को। एंड efforts are underway to raise awareness about the importance of the conservation and all। तो अब बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज which of the following inference can be made, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्या इन्फ्रेंस आप निकाल सकते हो, मतलब इन्फ्रेंस का मतलब होता है नतीजा। तो बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज कि क्या बात निकल के आती है, द साइंटिफिक कम्युनिटी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीइंग एवियन। ये तो एग्जैक्टली जो पैसेज बोल रहा है उसका उल्टा है, ये तो बिल्कुल गलत है, एकदम ऑपोजिट। जो बोला जा रहा है उसका ऑपोजिट है आंसर। द सफायर विंग्ड वार्बलर इज एन एग्रेसिव, इसके की बात एग्रेसिव होने की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, और टेरिटोरियल बर्ड नहीं है, ये तो कहीं से माइग्रेट भी हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोनली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द सफायर, नो कंजर्वेशन तो सबकी हो रही है, सिर्फ इसी की नहीं हो रही, ये भी रॉन्ग हो गया। द डिस्कवरी ऑफ द वार्बलर हैज स्पार्कल्ड ग्लोबल इंटरेस्ट, एब्सोल्युटली राइट। अब आप देखो ना, वर्ड लवर्स आ रहे हैं, बर्ड एंथुजियास्ट आ रहे हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट आ रहे हैं, लोकलाइट्स जहाँ पे ये हुआ वो भी वहाँ पे असेंबल हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये पूरे ग्लोबल एक इंटरेस्ट को स्पार्क कर दिया है, इसीलिए आंसर हुआ डी। और ये इसका थीम भी है, इसका इन्फ्रेंस भी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फ्रेंस जो है, तो आंसर हुआ इसका डी, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब तो हम पैसेज पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। द डिस्कवरी ऑफ द वर्ड बर्ड वॉचर, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज पे घूरना, स्टेयर। तो स्टेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे घूरना। तो यहां पे जो आप आंसर करोगे ऑप्शन से आपका ग्लिम्प्स एंड एक्साइटमेंट, आर्डुअसनेस एंड वाइब्रेंसी, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो स्टेयरिंग इज, तो ग्लिम्प्स, स्टेयर तो तभी हो पाएगा ना जब आप बहुत ज्यादा देर तक कोई आपके पास होगा। स्टेयरिंग आप तब कर पाओगे, स्टेयरिंग समवन एट समवन, दैट इज बहुत देर के लिए कोई है। लेकिन अगर कोई एक झलक पाना है तो इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, ग्लिम्स हो जाएगा। ग्लिम्स इज द ऑपोजिट ऑफ स्टेयर। स्टेयर आप उसी को कर पाओगे जो चीज आपके पास बहुत देर तक के लिए मौजूद है, लेकिन ग्लिम्स उसका होगा जो बहुत जरा सा एक छोटी झलक दे के निकल जाता है, तो उसके लिए आप यूज करोगे ग्लिम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। मतलब बताइए इनमें से फैक्ट को कौन सा इस रैशन मतलब इस पैसेज से हिसाब से जिसको आप क्या कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, जिसको आप सपोर्ट करता है इस पैसेज को से निकले हुए इस बात को बताना है आपको। स्कूल्स ऑन द आइलैंड ऑर्गेनाइज एनुअल बर्ड वॉचिंग कॉम्पिटिशन, इसकी कहीं बात ही नहीं हो रही है, ये तो गया। द सफायर विंग्ड वार्बलर इज ओनली बर्ड स्पीसीज ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड, इसके बारे में जो है कि ओनली बर्ड है या नहीं, इसके बारे में बहुत बढ़िया से तो कहा नहीं है, इसीलिए जो आप इसको भी नहीं मान सकते सही।
द सफायर विंग्ड वार्ब्ड इज द लार्जेस्ट विंग स्पीसीज। ये भी बात जो है एग्जैजरेटेड लग रहा है, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं कि लार्जेस्ट बर्ड है या नहीं है। रिसर्चर्स आर यूजिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग, ये तो बिल्कुल साफ सी बात है, ये रिसर्चर्स उसके ट्रैक जो माइग्रेटरी पैटर्न को स्टडी करने के लिए सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं। तो आंसर हुआ ना डी, एकदम आसान सा सवाल है। नेक्स्ट वन, अब इसमें देना आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। अब टाइटल इसमें कौन से दोगे? टाइटल तो जो टाइटल का मतलब क्या होता है, जो सबसे पूरे पैसेज का जो जिस्ट है, मतलब जो उसका क्या बोलते हैं आप उसको, क्रक्स है, उस क्रक्स से निकालते हैं, उसको हम टाइटल बोलेंगे। तो बताइए कौन सा है? द यूनिक फीचर्स ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर, इज दैट द करेक्ट आंसर? यानी कि ये होगा, या द क्यूरियस बिहेवियर ऑफ बर्ड्स इन रिमोट आइलैंड, उस क्यूरियस बिहेवियर की बात नहीं हो रही है, ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया। द माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर, और कंजर्वेशन एफर्ट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल नहीं। द यूनिक फीचर्स ऑफ सफायर विंग्ड वार्बलर, द माइग्रेटरी जर्नी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, द माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखो रिसर्चर्स, साइंटिस्ट वो माइग्रेटरी पैटर्न पे ज्यादा काम कर रहे हैं, और सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं। तो सबसे जो सुटेबल मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल जो है, हम सी को मानेंगे। ए को भी मान, ये भी आपको दे रहा है बात, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखो ना तो माइग्रेटरी जर्नी ऑफ वार्बलर पे ज्यादा फोकस है। यूनिक फीचर्स ऑफ, देखो सिर्फ यूनिक फीचर की बात जरा सी करी गई है, ये फर्स्ट लाइन में यहाँ पे यूनिक फीचर्स की बात करी गई है, लेकिन अगर कुल मिला के आप देखोगे तो फोकस जो है वो इसके रूट्स, इसके रूट्स या इसके माइग्रेटरी पैटर्न पे है। तो माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द सफायर विंग्ड वार्ब, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, तो इसीलिए आंसर करना है हमें सी को। चलिए नेक्स्ट वन, अब एक नया पैसेज और आ गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 38 से। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजिली बी शेप्ड, कट एंड मेड इनटू वायर, स्पेशल alloys and steel can be made by adding small amount of other metals such as aluminum, nickel, copper. Alloys give steel unusual hardness, toughness, ability to resist. Steel is often called the backbone of the modern industry. Almost every ship, train, truck and all oil well are drilled with the steel machinery. Oh, steel की पूरी steel कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं और इसके क्या फीचर हैं, कैसे इसके अलॉयज वगैरह की बात करता है, हार्डनेस एंड बैकबोन है इंडस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंस की बात करता है। वेरी इजी, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। स्टील इंडस्ट्री की बात हो रही है, या रिसोर्सेस ऑफ स्टील की बात हो रही है, या मिनरल ऑयल की बात हो रही है, तो साफ सी बात है स्टील और स्टील इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री, अलॉयज, ये सब आप देख पा रहे हो, टफनेस और एल्यूमिनियम से मिला दो और ये बना दो, तो कुल मिला के ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। स्टील इंडस्ट्री एकदम आसान सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आइए आप, नेक्स्ट पे, व्हाई इज स्टील ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। पैसेज में क्या इसके बारे में आंसर किया 39 में क्वेश्चन नंबर में, तो क्योंकि स्टील इज used in almost every tool and machinery, that's why this is the backbone of modern industry। बाकी तो साफ शब्दों में लिखा हुआ, तो backbone of industry, steel is often called back of industry, almost every industry use it, either made of iron or steel, everywhere steel, we cannot do without steel, that is why backbone of modern industry। next question आपका, इसमें आइए, what is the tone of the passage। देखो भाई, tone of the passage, tone का मतलब क्या होता है? टोन का मतलब होता है जो ऑथर कैसे जिस टॉपिक को डील कर रहा है उसको वो कैसे हैंडल, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है। द मूड ऑफ द टोन, मतलब हाउ द ऑथर हैंडल्स डील्स विद द टॉपिक, तो इस टॉपिक को कैसे डील कर रहा है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, क्या चीज कन्वे कर रहा है। तो मतलब टोन इज, जैसे वो इस पैसेज को लिख रहा है या आपको बता रहा है, उस वक्त इस टॉपिक के प्रति उसके मन में या उसके ऑब्जेक्टिव को लेके, उसके पर्पस को लेके क्या बातें चल रही है, किस तरह के है वो। मतलब अब यहां पे ऑप्शन से देखिए, क्या ऑथर इस पैसेज को स्टील के बारे में इतनी जानकारी देके क्या उसके मन में ये चल रहा है कि हमें इन्फॉर्म करना चाहिए पब्लिक को, या इस टॉपिक के बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए, या स्टील को या लेकर के वो जजमेंटल हो रहा है कि स्टील बढ़िया है या खराब है, ऐसा कुछ करना चाह रहा है कि स्टील को हम जज करेंगे, स्टील क्या है,
स्टिल बढ़िया है कि खराब है, क्या इस तरह से सोच है उसके दिमाग में, क्या उसके दिमाग में चल रही है, इन्फॉर्म करना। तीसरा ऑप्शन आयरॉनिकल। आयरॉनिकल का मतलब होता है कि कोई भी एक इनकोहेरेंस या इनकॉन्ग्रुइटी होती है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है और एक्चुअल रिजल्ट होता है। तो एक्चुअल रिजल्ट या एक्चुअल जो कोई चीज होना चाहिए, इवेंट, उस सीरीज ऑफ इवेंट्स का एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए है, और क्या एक्सपेक्टेड करा जाए, उसमें अगर इनकॉन्ग्रुइटी होती है तो उसके लिए हम आयरॉनिकल यूज करते हैं। क्रिटिकल मतलब थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए किसी चीज को। तो इतना आसान है, इन्फॉर्म कर रहा है भैया, पूरा बता रहा आपको इसके बारे में, एडुकेट कर रहा है। तो एडुकेट करने का पर्पस है ऑथर का, इसीलिए इंफॉर्मेटिव इज द करेक्ट आंसर। आसान। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है इसका, पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है? कोई सीक्वेंस, कोई इवेंट थोड़े जो सीक्वेंस में आप दे रहे हो। कॉज एंड इफेक्ट का कोई रिलेशन ही नहीं है कि कोई एक कॉज है उससे इफेक्ट प्रोड्यूस करा, तो ये भी गया ये भी गया। क्लासिफिकेशन नाम की कोई डिस्क्राइब कर रहा है, इससे डिस्क्रिप्टिव। स्टील के बारे में बोल रहा है, स्टील ये है, स्टील वो है, स्टील के साथ ये बनाता है, स्टील का ये यूज करते हैं, स्टील का पाइपलाइन बनता है, क्या क्या बनता है, फार्म इक्विपमेंट मतलब मॉडर्न मशीनरी बनती है, तो सारा डिस्क्रिप्शन है। तो जो राइटिंग स्टाइल है या स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। सो आंसर इज दैट। नेक्स्ट वन, इन विच रीजन, एक नया पैसेज आ गया आपके लिए, तो ये है, इसको पढ़ना पड़ेगा हमें। नया पैसेज पढ़िए। ऑन वुडी प्लांट्स नोन एज वाइन लशस berries called grapes known in dense clusters. Grapes are grown in France, Italy. Okay, grapes की बात हो रही है। grapes एक वुडी प्लांट नोन एज वाइन, वाइन पे पैदा होता है, बड़ा ही स्मूथ स्किन्ड होता है, बेरी है जिसको हम ग्रेप कहते हैं, और डेंस क्लस्टर्स में बनता है। क्लस्टर्स मतलब झुंड में बनता है। और फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, चिली, रोमानिया, जॉर्जिया, अफ्रीका एंड कैलिफोर्निया वगैरह में इसको हम बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। टेबल ग्रेप्स आर लॉन्गर एंड स्वीटर ग्रेप्स एंड आर इंटेंडेड टू फ्रेश। अच्छा, टेबल पे जो हम खाते हैं, जो ग्रेप्स को हम रखते हैं, उसकी बात हो रही है। टू क्रिएट, अच्छा वाइन की अब बात हो रही है, ग्रेप से वाइन कैसे करते हैं। 80% ऑफ द ग्रेप्स आर क्रश्ड। द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम उसमें केमिकल चेंज होता है इसके ग्रेप्स के अंदर, तो उसके लिए फर्मेंटेशन यूज करा है। टर्न्स ग्रेप, देखा लिखा ना, टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन। ग्रेप्स को वाइन में फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं। रेसिन्स जो है, रेसिन्स बोलते हैं किशमिश को, किशमिश बनाने के लिए भी ग्रेप्स का यूज करा जाता है। दैट्स dried grapes ripen in the area of California in August. They are cut from the vines and कैसे कैसे प्रोसेस बताते हैं कि ग्रेप्स को कैसे आप रेसिन्स बनाने के लिए यूज करते हो, हफ्तों तक उसको सुखाते हैं, देन इनटू ट्रांसफॉर्म इनटू रेसिन, दे आर फर्दर कुक्ड एंड स्टेप फाइन। रेसिन बनाने का प्रोसेस मुख्य रूप से ग्रेप्स से वाइन बनाने के लिए फर्मेंटेशन और फिर रेसिन बनाने की बात हो रही है, और कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा पैसेज। इन विच रीजन डू ग्रेप्स राइपन इन द ऑगस्ट, अगस्त के महीने में, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इन द मंथ ऑफ साउथ अफ्रीका एंड रोमानिया समर एंड मॉडरेट विंटर, यहाँ पे कैलिफोर्निया, चिली एंड ऑल, साउथ अफ्रीका विंटर इंटेंडेड टू फ्रेश called particular grapes are grown in France and Chile, Romania, South Africa and California of the bunch have summers and moderate winters stable. Oh, summers and moderate, California in August, ये साफ लिखा हुआ in August, तो आंसर हो गया इसका कैलिफोर्निया। 42nd में आंसर इज कैलिफोर्निया। अब जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, What does the fermentation process do? फर्मेंटेशन क्या करता है वो आपने ऑलरेडी देख लिया कि फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्रेप्स को चेंज कर देते हैं आप वाइन में से, टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन। बहुत आसान क्वेश्चन था, वो आपने देख लिया, बहुत इजी है। और अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन योर रीडिंग व्हाट इज अप्रोप्रिएट। लसस जो टर्म यहाँ पे, लसस का मतलब होता है फुल ऑफ जूस से, तो ये जूसी इज द करेक्ट आंसर। लसस मैंगो, मैंगो लसस होता है, एकदम जूस से भरा हुआ, तो उसको हम बोलते हैं लसस मैंगो। उसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। तो ये किसकी बात हो रही है? टाइटल इसमें पूरे पैसेज में आप देखो तो किसकी बात हो रही है? वैराइटीज ऑफ ग्रेप्स की बात हो रही है? नहीं। क्या इसमें वाइन मेकिंग के प्रोसेस की सिर्फ बात हो रही है? नहीं। तो इसमें ग्रेप्स के वाइन मेकिंग के बात हो रही है, लेकिन सिर्फ उसी की बात नहीं हो रही है, उसके अलावा रेसिन बनाने की भी बात हो रही है ना, तो ये करेक्ट नहीं। ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस इज करेक्ट। ग्रेप्स की भी बात हो रही है और रेसिन बनाने के लिए यूज, वाइन बनाने के लिए यूज करते हैं, ये सब आप बात कर रहे हो। तो ये बना आपका
तो बच्चों ये हमने आज का 45 क्वेश्चंस को करा। मुझे यकीन है आपने इसको समझा होगा और मेन फोकस आपका होना चाहिए क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। ग्रामर बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपने उतना ही पढ़ा, जो एक बार दो बार ग्रामर को बढ़िया से पढ़ेंगे रिवाइज तो वो बन जाता है। हमारा फोकस होना चाहिए इन पे। आप रीडिंग वाला हैबिट को बढ़ाइए और इससे बेहतर हो जाएगा आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।